हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक एम विद एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों, सबसे पहले ऊपर ऊपर मैंने लिख रखा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास के वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये पहले आने चाहिए थे, लेकिन क्षमा करना, वीडियो बना दिया था लेकिन किसी कारणवश टेक्निक प्रॉब्लम से अपलोड नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं है, आज हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में वैसे मुख्य सल्तनत काल होता है, वो हमारे सिलेबस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से मुगलों के साथ राजपुताना के जो संबंध है वहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पुटअप होते हैं। तो सल्तनत काल के बारे में बस थोड़ा सा इतना याद रख लो। मैं एक ये लाइन बता रहा हूँ, जीके तो सरल है, बस ये याद रख लो। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, आखिर ये जीके सरल कैसे है? जीके सरल नहीं है, जीके तो सरल है, ऐसे याद करना है। जी से गुलाम, के से खिलजी, तो से तुगलक, से सैयद, और फिर रे छोड़ दो और ले से लोधी वंश। ये 5 वंश हैं। कई बार तो सीधे पूछ लेते हैं कितने वंश हुए, 5 वंश, और इनका क्रम पूछते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो जीके तो सरल है, ये याद रख लेना। सल्तनत काल से संबंधित जीके सरल है, ऐसे नहीं, सल्तनत काल से संबंधित जीके तो सरल है, ऐसे याद करना। मुगल साम्राज्य इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में बाबर ने स्थापना की, और ये लगभग 1857 ईस्वी तक बहादुर शाह जफर थे, या बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति में नेतृत्व करता थे। उस समय तक मुगल बादशाह चाहे कमज़ोर रूप में चाहे सुदृढ़ रूप में, लेकिन भारत पर शासन किया। मुगल संस्थापक कौन थे? बाबर। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था। शुरू के मुगल बादशाह क्रम से पढ़ लेते हैं। भाजपा, हमारे देश में शासन किसका है? भाजपा का। तो भाजपा से याद कर लो, बस क्रम याद है। भाजपा, पा की जगह सा बना दो, भाजपा में PA होता है, वहाँ SA कर देना बस, और वही भाजपा है। भाजपा का केंद्र में शासन है, और यहाँ मुगल बादशाह में बादशाह, ऐसे याद कर लो। बी से बाबर, BHA का भा, जे का जय, PA का पा होता है, यहाँ SA का सा बना दो, और बहादुर, बादशाह बहादुर, अर्थात B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां, A से औरंगजेब, ओ नहीं होता औरंगजेब में, AURANG ऐसे होता है। तो A से औरंगजेब, और फिर बहादुर शाह प्रथम। यह क्रम याद रख लो। सबसे पहले बाबर ने स्थापना की थी। सल्तनत काल वाला क्रम आ गया और मुगल शासकों का क्रम आ गया। फिर महत्वपूर्ण शब्दावली के तहत अन्य क्या शब्द हमारे पेपर की दृष्टि से मुख्य हैं? गेसुदराज, ये दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र 1398 ईस्वी में कहाँ बनाया था इन्होंने? गुलबर्गा, जो वर्तमान कर्नाटक है, वहाँ बनाया। किसने? गेसुदराज ने चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र दक्षिण भारत में बनाया था, और अपने दयालु स्वभाव के कारण गेसुदराज को बंदार नवाज भी कहते थे। शेरशाह सूरी, भारत में सूरवंश की स्थापना की किसने? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड भी बनवाई। हल्दी घाटी का युद्ध कौन नहीं जानता इसके बारे में? सारे जानते हैं, आप भी जानते हैं, सिर्फ दोहरान करना है हमें। अकबर की ओर से कौन लड़े थे? मानसिंह। महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य हुआ। मुख्य तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, लेकिन कई बार अकबर
का नाम नहीं देकर मानसिंह नाम दे देते हैं। तो मानसिंह अकबर का सेनापति था। 1576 ईस्वी में 18 जून, कई किताबों में 21 जून भी लिखा हुआ मिलता है। इस युद्ध में लड़ने वाले हाथी और घोड़े थे, उनके नाम भी कई बार परीक्षा में पूछते हैं। प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद और लूणा। दोस्तों यहाँ याद रखना, पेपर में अगर प्रताप का घोड़ा, प्रताप का हाथी, हाथी और घोड़ा, यहाँ हाथी की जगह आप चेतक लिख दो और घोड़े की जगह राम प्रसाद लिख दो, ऐसा नहीं हो जाए, याद दोनों ही है। तो पेपर में प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है। अकबर के हाथी का नाम गजमुक्ता, गजराज, रणमादर और अवाई। ये अवाई शब्द पूछ लिया है कई बार पेपरों में। अकबर के हाथी का नाम अवाई। मानसिंह का हाथी था, उसका नाम था मर्दाना। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध के अन्य नाम भी हैं, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग उपनाम दिए उनको। मेवाड़ का थर्मोपोली किसने? कर्नल टाड ने। यहाँ मैंने आगे ट्रिक लिखी है कोष्टक में, ब्रैकेट में, थम्मा तोड़। हल्दी घाटी युद्ध में थम्मे तोड़ दिए, थम्मा तोड़, थम्मा से थर्मोपोली, तोड़ से टोड। थम्मा तोड़ यानी थर्मोपोली किसने कहा? टोड ने। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बंदायूनी ने। गोगुंदा, गु की जगह बैल लगा देना, गोगुंदा या गोबंदा, बस हो गया। गोगुंदा, गोबंदा, बंदा से बंदायूनी। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बंदायूनी ने। और खमनोर का युद्ध, अंक शब्द याद रख लेना। हल्दी घाटी युद्ध में अंक मिली थी महाराणा प्रताप और मानसिंह की, तो टकराई थी और युद्ध हुआ। तो अंक ए से अबुल फजल और ख से खमनोर, समझ गए। और हल्दी घाटी का प्रत्यक्षदर्शी, हल्दी घाटी युद्ध को अपनी आंखों से कौन देख रहा था? बंदायूनी यही था जिसने रामायण का अनुवाद किया था, और रामायण का अनुवाद करते समय ये रोया भी था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अकबर के राजपूताना राज्यों के साथ संबंध किस प्रकार के थे और कैसे नागौर दरबार लगा था, उनके बारे में चर्चा करें। पहले सबसे पहले शुरुआत में आमेर से शुरुआत करते हैं। 1562 ईस्वी में शासक थे बारमल, वो टकराए सबसे पहले। आमेर के शासक बारमल 1562 में, और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किसने? बारमल ने। मेड़ता के शासक जयमल थे, वे भी अकबर से 1562 में मिले, लेकिन ये सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहे, इनके संबंध अच्छे नहीं थे। मेवाड़ के अर्थात चित्तौड़गढ़, मेवाड़ अर्थात चित्तौड़गढ़ में 1567 से 68 ईस्वी में अकबर ने हमला किया था। वहाँ उद्देश्य मेवाड़ के शासक थे, वे उत्तर की तरफ चले गए और मेवाड़ में तीसरा साका हुआ था। अकबर ने चित्तौड़गढ़ में जाकर काफ़ी खतरनाक रूप से मारकाट, खूनी नदियाँ बहाई थी, और वो अकबर के माथे पर एक प्रकार से कलंक भी है। अकबर जीवन भर पश्चाताप करता रहा उसके बारे में। तो मेवाड़ अर्थात चित्तौड़गढ़ में उद्देश्य थे। 1567-68 ईस्वी में युद्ध हुआ था, अकबर ने आक्रमण किया। रणथंभौर, अकबर के समय रणथंभौर के शासक सूरजन राय हाड़ा 1569 ईस्वी में। मारवाड़ के शासक 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगा था अकबर का, वहाँ चंद्रसेन गए थे, लेकिन वो दरबार को बीच में छोड़कर वापस आ गए, इससे अकबर नाराज़ भी हुआ था। लेकिन ये पूरी बातें हम कभी और वीडियो में बताएंगे। जैसलमेर 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगा था, वहाँ जैसलमेर से राय आए थे,
और ये अच्छे रिलेशन में यानी संबंधी बन गए अकबर के। नागौर दरबार में पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहे थे। बीकानेर की ओर से नागौर दरबार में कल्याणमल पहुँचे और ये भी मित्र बन गए। मेवाड़ में 1536 ईस्वी में महाराणा प्रताप थे, इनके साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो इस प्रकार है मोटे तौर पर हम अकबर और राजपूताना के जो अन्य राज्य थे उनके संबंधों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे थोड़ा विस्तार से चर्चा कर ही लेते हैं। मेवाड़ के तीसरे शाखे में जयमल एवं पत्ता, हमने अभी चर्चा की थी ना कि उदय सिंह तो उत्तर की तरफ चला गया था, तो वहाँ किले में किसको छोड़कर गया? जयमल और पत्ता को। ये मेड़ता वाला वही जयमल है और ये दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए। नागौर दरबार में मारवाड़ की ओर से चंद्रसेन हालांकि बीच में चला गया, लेकिन आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की। बीच में चला गया और आजीवन अधीनता भी स्वीकार नहीं की, लेकिन उसका बड़ा भाई जिसका नाम उदय सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह कहते हैं जिनको, वो उपस्थित रहा और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। चंद्रसेन तो हमेशा अधीनता स्वीकार नहीं की जीवन में कभी भी, लेकिन उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रताप को सभी जानते हैं, चंद्रसेन को नहीं जानते हैं, लेकिन सारे के सारे गुण प्रताप वाले थे, इसलिए भूला बिसरा राजा कहते हैं। प्रताप का अग्रगामी भी इन्हें कहा जाता है। इन्हीं के पद चिन्हों पर प्रताप चला था। महाराणा प्रताप है जिसे बचपन में किक्का भी कहते थे, लाड से भी लोग इन्हें किक्का नाम से पुकारते थे, और साहित्य में इनको पाथल नाम दिया गया। पाथल और पिथल आपने कभी सुना होगा, तो वहाँ पाथल ये महाराणा प्रताप ही थे। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को उदय सिंह और जयवंताबाई के यहाँ कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ। जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु हुई तो भीलों ने 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में ही इनका राज्याभिषेक कर दिया था। 1597 ईस्वी में 57 वर्ष की आयु में चावंड में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इतने महान थे महाराणा प्रताप, लेकिन वो धनुष की प्रत्यंचा से अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठे। यही तो है मृत्यु का खेल। शेरशाह सूरी 1540 से 45, ये मुगलों के बीच में एक और कड़ी आती है। हुमायूं को हराकर सूरवंश की स्थापना की। इसका अंतिम अभियान कालिंजर अभियान था। वहाँ के शासक थे कीर्त सिंह। 1545 में उक्का प्रक्षेपास्त्र प्रयोग करते समय मौत हो गई। मान लो ये कोई कालिंजर का किला है और यहाँ शेरशाह सूरी खड़े हैं। यहाँ से ये उक्का, अभी आया था ना नाम, उक्का प्रक्षेपास्त्र, यहाँ से प्रक्षेपास्त्र छोड़ा शेरशाह सूरी ने, जो किले की दीवारों से टकराकर वापस आ गया और इसके पास में, शेरशाह सूरी के पास में यहाँ बारूद का ढेर पड़ा था। ये उक्का प्रक्षेपास्त्र है, ये दीवार से टकराकर वापस इस ढेर पे आ गया और पूरा का पूरा ढेर है बारूद का, ये विस्फोटित हो गया और इसी विस्फोट में समय शेरशाह सूरी खत्म। इस प्रकार शेरशाह सूरी का काम खत्म। शेरशाह सूरी के प्रमुख विजय अभियान, हालांकि ये बहुत महान शासक था शेरशाह सूरी। राज्य जिनसे युद्ध हुआ था और समय तथा शासक। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं के साथ। बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, 1540 ईस्वी में, ये भी हुमायूं के साथ। हुमायूं को एक प्रकार से भारत से निकाल ही दिया था। मालवा का युद्ध
1542 ईस्वी में मल्लू खां के विरुद्ध। रायसेन का युद्ध 1543 ईस्वी में पूर्णमल के खिलाफ। रायसेन के शासक कौन थे? पूर्णमल। ये भी दोस्तों रायसेन वाला आक्रमण है, ये कलंक है किस पर? शेरशाह सूरी पे। यहाँ मारवाड़ में 1544 ईस्वी में युद्ध किया मालदेव के साथ, और मालदेव लगभग जीत चुका था, लेकिन कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने कुछ रुपयों की गड्डियाँ शेरशाह सूरी के जो झोंपड़ियाँ थी, झुग्गी झोंपड़ियाँ, जो भी तंबू बनाए हुए थे, उनके आगे डाल दिए और संदेशा भिजवा दिया मालदेव के पास कि आपके जो सेनानायक हैं वे हमारी ओर मिल चुके हैं। तो शेरशाह सूरी उन गड्डियों को देखकर विश्वास हो गया कि हो सकता है मेरे सेनापति हैं, वे सैनिक हैं, वो शेरशाह सूरी से मिल गए होंगे, और ये सोचकर मालदेव बीच में चला गया। और कौन जीत गया? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी हालांकि जीत गया। अगर मालदेव नहीं जाता, बीच में सेना लड़ी थी मालदेव की, सिर्फ मालदेव गया था, लेकिन सेना वहीं डटी रही। उनके दोनों जो महान सेनापति थे, बाद में चर्चा करें कभी, वो बहुत वीरता के साथ लड़े और अंततोगत्वा अपने ये लीला पूरी कर ली, लेकिन देशभक्ति के लिए वे मर मिटे। और शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के बाद कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर आज मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कितना मूर्ख था मैं। यानी मारवाड़ मालदेव में अगर हार जाता तो पूरे हिंदुस्तान से मैं हट जाता, जबकि यहाँ है कुछ भी नहीं। खजाना तो गंगा यमुना दोआब वाले इलाके में वहाँ है। चलो, कालिंजर अंतिम अभियान था 1545 ईस्वी में। कीर्त सिंह वहाँ के शासक थे। शासकों के माथे पे कलंक अभी चर्चा कर चुके हैं हमें। शेरशाह सूरी की रायसेन विजय थी, ये कलंक माना जाता है। अकबर की चित्तौड़ विजय को कलंक माना जाता है। इसी प्रकार जहांगीर की कांगड़ा विजय थी, उसको भी कलंक के तौर पर माना जाता है। मनसबदार क्या था? शुरुआत मनसबदार की चंगेज खां द्वारा की गई। चंगेज खां एक मंगोल शासक था। भारत में व्यवस्थित शुरुआत 1567 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा। इसका अर्थ होता है कोई पद या सरकारी हैसियत। इस मनसब के आधार पर ही पद, वेतन तथा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था। मनसब को देखकर आदमी की औकात का पता चलता था, उसकी हैसियत का पता चलता था कि कितना बड़ा है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 66 श्रेणियों के मनसबदारों का उल्लेख किया है। ये प्रश्न भी आया हुआ है। अपने अंतिम समय में अकबर ने राजा मानसिंह तथा अजीज कोका को तथा अन्य शाही परिवार के कुछ सदस्य थे, कुछ अमीर थे, उनको 7000 तक का मनसबदार बना दिया था। और अधिकतम सर्वाधिक जो 12,000 तक अपने पुत्र को, राजकुमार को दिया था। लेकिन राजकुमार को छोड़कर अन्य थे, उनमें सबसे अधिक 7,000 का मनसब दिया था। और उनमें राजघराने से अलावा कौन थे? मानसिंह और अजीज कोका। अकबर ने यह मंगोलों से सीखा। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने कहाँ से सीखी? मंगोलों से। चंगेज खां अभी नाम लिया था ना। फतेहपुर सीकरी कला साहित्य में इसका नाम बहुत प्राथमिकता से लिया जाता है। इसकी नींव 1569 ईस्वी में अकबर ने रखी थी दोस्तों, और इसके वास्तुकार बहाउद्दीन थे। यहीं पर क्यों रखी? क्योंकि यहाँ शेख सलीम चिश्ती थे, जो जहांगीर शेख सलीम चिश्ती थे, जिनके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर उनके शरणों में गए थे और वो फतेहपुर सीकरी में आकर बसे थे, अरब से आए थे। तो वहीं पर एक आधुनिक टाइप का शहर बसाया। 1569 ईस्वी में इसकी नींव रखी अकबर ने। इसके अन्य नाम क्या हैं? पत्थर में डाला गया रोमांस, वी स्मिथ ने कहा है। स्मिथ ने
पत्थर में डाला गया। रोमांस कहा है फतेहपुर सीकरी को। और उस महान व्यक्ति की परछाई जिसने इसे बनाया है, उसकी परछाई किसने बताया? फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने इसे उस महान व्यक्ति की परछाई बताया है। किसने बनाया था? अकबर ने। तो उसकी परछाई से तुलना किसने की? फर्ग्यूसन ने। और फतेहपुर सीकरी के बारे में पत्थर में डाला गया रोमांस किसने कहा? वी स्मिथ ने। फतेहपुर सीकरी की इमारतें हैं कौन कौन से हैं? इनके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। दीवान आम, दीवान खास, जोधाबाई का महल, पंच महल, बिरबल महल, मरियम महल, बुलंद दरवाज़ा तथा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सारे के सारे फतेहपुर सीकरी में ही हैं। ये आगरा के निकट ही है दोस्तों। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1602 ईस्वी में ये बुलंद दरवाज़ा है, इसका निर्माण करवाया था। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपरांत बनाया? तो गुजरात की विजय हुई थी 1602 में। उसके बाद हालांकि 1605 में इसके ठीक 3 वर्ष बाद अकबर का खुद का देहावसान भी हो चुका था। अकबर का मकबरा सिकंदरा अर्थात आगरा में है। यह गुंबद विहीन तथा पिरामिड नुमा है। इसकी शुरुआत अकबर ने की, जबकि पूर्ण जहांगीर ने करवाया। अकबर के मकबरे की शुरुआत खुद अकबर ने की थी, लेकिन पूरा इसको किसने करवाया? पुत्र जहांगीर ने। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 तक लगभग 47 वर्ष तक शासन किया। इसका मकबरा, जिसे इब्राहिम रोजा भी कहते हैं, ये बीजापुर में है। बीजापुर दक्षिण भारत का शहर। तख्त ए ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते थे, यह कीमती धातुओं का और रत्नों से जड़ित सिंहासन था, मयूर सिंहासन, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 1739 ईस्वी में, और उस आक्रमण में यह मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। कौन? नादिर शाह। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अभी हमने पीछे पढ़ा है, 1581 में अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसकी दीवारों पर अरबी शैली में कुरान की आयतों का अंकन है। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, उसकी दीवारों पर अरबी शैली में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। 1857 की क्रांति के समय हडसन दिल्ली से बहादुरों के हारने के लिए, अभी पढ़ा था ना हमने, हडसन, इसने विद्रोह को कुचला था। तो हडसन ने बहादुर शाह जफर को इसी मकबरे से गिरफ्तार किया था। किस मकबरे से? हुमायूं के मकबरे से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। चलो अपने राजस्थान की तरफ आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, चौहान शासक, कौन थे? विग्रह राज, जानते ना, हरिकेली नाटक लिखा था। विग्रह राज चतुर्थ, जिसने हरिकेली नाटक लिखा था, उनकी एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ? अजमेर में। मुगलकालीन मकबरे व उनके निर्माता। मकबरा इस साइड में मकबरा है, यहाँ दूसरे नंबर पे उसके निर्माता का नाम, और तीसरे स्थान पर उस जगह का नाम है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में। हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया दिल्ली में। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया, और सिकंदरा भी आता है, आगरा भी आता है। तो आगरा के निकट ही सिकंदरा, ज़्यादातर सिकंदरा ही पढ़ना में। जहांगीर का मकबरा शाहजहां ने बनवाया लाहौर में। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया आगरा में। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था दोस्तों मुमताज़ की याद में। ताजमहल मुमताज़ की याद में बनवाया था। किसने? शाहजहां ने। तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया,
औरंगाबाद महाराष्ट्र में, लेकिन ये सादे रूप में है। और शाहजहाँ वाला तड़क भड़क वाला। एतमादुद्दौला का मकबरा सबसे उत्कृष्ट उस समय का, जो नूरजहाँ, एतमादुद्दौला नूरजहाँ के पिताजी का नाम था, आगरा में बनवाया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा शेरशाह ने खुद ने बनवाया, सासाराम बिहार में। अमीर खुसरो कौन थे, जिन्हें हिंद का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। पूरा नाम इनका बहुत बार पूछा गया है, अबुल हसन यामिनुद्दीन अमीर खुसरो। पूरा नाम है अमीर खुसरो का अबुल हसन यामिनुद्दीन अमीर खुसरो। सल्तनत काल में ये खिलजी वंश के थे। अलाउद्दीन खिलजी उनके साथ बहुत रहे थे। हालांकि अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने भी 7 सुल्तानों का काल देखा था, और दोनों लगभग एक साथ ही दुनिया छोड़कर गए थे। खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक कुल 7 सुल्तानों का काल देखा, लेकिन कई पुस्तकों में ये 8 भी आता है कि 8 सुल्तानों का काल देखा। तो 8 और 7 की उलझन में मत पड़ना, या तो 8 लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में या फिर 7। अमीर खुसरो की रचनाएं, ये रचनाएं बहुत बार पूछते हैं। किरानुस सादेन किसकी रचना, अमीर खुसरो की। मिफ्ताहुल फुतूह, ये भी अमीर खुसरो की। नूहे सिपिहार, ये भी अमीर खुसरो की। नूहे सिपिहार किसके बारे में है, ये सुल्तान मुबारक शाह खिलजी थे, उसके दक्कन अभियान हुए थे जितने भी, उनके बारे में वर्णन मिलता है नूहे सिपिहार में। और भारत के विभिन्न भागों की सुंदरता का वर्णन मिलता है। आशिका, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। तुगलकनामा, ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया, तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना। खजाइनुल फुतूह, तो ये सारी की सारी रचना याद रखने वाली हैं। किन की रचनाएं हैं, अमीर खुसरो की। अगले कवि आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। 1540 ईस्वी में इसने अवधी भाषा में पद्मावत लिखी। पद्मावत बहुत बाद में लिखी गई है। पद्मावत तो 1300 उस समय चली गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था, 1303 में आक्रमण किया था, तो 1303 ईस्वी में ये चली गई थी, लेकिन ये बाद में लिखा गया है 1540 में। दारा शिकोह है। सिर ए अकबर नाम से ग्रंथ लिखा। क्या था इसमें, हमारे भारत के 52 उपनिषद हैं, उनका फारसी अनुवाद किया गया है इसमें। 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने किया। किस पुस्तक में किया, सिर ए अकबर में किया। भगवत गीता का फारसी अनुवाद भी दारा शिकोह द्वारा किया गया था। दारा शिकोह को शाहजहाँ लगभग अपने पास ही बैठाए रखते थे, जबकि लड़ाइयों में औरंगजेब जाता था। इसका अंत में फ़ायदा औरंगजेब को मिला और वो देश का शासक बन गया, जबकि दारा शिकोह और शाहजहाँ दोनों को मौत की घाट उतार दिया। मुगलकालीन शासकों में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, स्थापत्य का स्वर्ण युग, इस प्रकार से चित्रकला का स्वर्ण युग, बहुत बार प्रश्न पूछते हैं। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर का शासनकाल माना जाता है, क्योंकि इसके समकालीन तुलसीदास जी हुए थे, रहीम जी हुए थे, सूरदास जी हुए थे, रसखान जी, ये महान कवि हुए थे। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में। हिंदी में तुलसीदास जी ने कौन सी पुस्तकें लिखी, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये हिंदी में लिखी गई हैं। इसी क्रम में रहीम ने क्या क्या लिखा, रहीम रत्नावली, रहीम कवितावली, रहीम विलास, ये रहीम ने लिखे। सूरदास ने भी लिखे कौन से ग्रंथ, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इस प्रकार साहित्य क्षेत्र में काफ़ी
प्रगति हुई अकबर के समय। जहांगीर का काल माना जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग, और शाहजहाँ का स्थापत्य कला, स्थापत्य अर्थात है कोई मस्जिद बनाना, कोई मकबरा बनाना, कोई अन्य भवन बनाना, तो ये स्थापत्य से संबंधित शाहजहाँ का काल। दिरहम, दिरहम क्या था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत काल में तांबे के सिक्के दिरहम कहलाते थे। सल्तनत काल के बारे में है ये। जबकि मुगल काल में चांदी के सिक्कों को दिरहम कहा जाने लगा। मुगल काल में तो चांदी के सिक्कों को दिरहम कहा जाता था, जबकि सल्तनत काल में तांबे के सिक्के को। इस प्रकार दोस्तों आज हम मुख्य घटनाओं के बारे में, मध्यकालीन घटनाएं और शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे महत्वपूर्ण शब्दावली लेकर एक और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।